हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस सब्सक्राइबर्स। नहीं किया है तो कर दो। ये वीडियो क्लास 10th के चैप्टर 1 की दो एक्टिविटीज के बेसिस पर ली गई है, जिसके अंदर पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन की और दूसरी एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। यहाँ पर इन दोनों एक्टिविटीज से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इन दोनों एक्टिविटीज को समझेंगे। साथ ही इससे क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्तर तक और इससे अपर लेवल तक के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन के लिए एनसीईआरटी की एक्टिविटी में क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी रब्ड बाय सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है। तो अगर कोई भी चीज एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होगा, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होने की वजह से मैग्नीशियम के ऊपर उस ऑक्सीजन की ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो मैग्नीशियम रिबन एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, एक रेडिली फ्लेम के साथ बर्न नहीं हो पाती है, जल नहीं पाती है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को रब किया जाता है सैंड पेपर से जलाने से पूर्व। इसका मतलब आंसर आपको केवल एक लाइन में इतना देना है कि बिकॉज टू रिमूव द बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, दैट इज व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी रब्ड बाय सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। ये तो हो गया केवल एनसीईआरटी का लेवल। इससे और अलग ऊपर जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है। तो आप तुरंत कहेंगे कि जब कभी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करना आपको सिखा रखा है, तो नाउ द इक्वेशन बिकम्स टू बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन, करेक्ट। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और इससे ज्यादा क्या पूछेगा, तो ये कहेगा कि यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करा तो क्या होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कभी वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा, सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी मेटल ऑक्साइड यदि वाटर के साथ ट्रीट होता है तो हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। ये सीधे अच्छे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स को नेम रिएक्शंस के तौर पर याद करने के लिए। और यदि इससे ज्यादा कुछ और एडवांस पूछेंगे, हम एनसीईआरटी से अपर चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और ज्यादा एडवांस पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि जिससे हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर है वो कैसा होगा। तो आप कहेंगे इट विल बी बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर होगा उसका, बेसिक नेचर होगा। आपको कैसे पता चला कि उसका नेचर बेसिक है, तो याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड के पीछे यदि OH लग रहा है, इट मींस दैट वो हमेशा और हमेशा बेस ही होगा। इसके अलावा और इसकी डीप स्टडी हम सेकंड चैप्टर के अंदर करेंगे। और ज्यादा यदि आपसे कुछ पूछा जाएगा तो ये कहेगा कि भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी। तो आप कहेंगे इसकी पीएच रेंज 8 से लेकर 14 तक होगी। पीएच एक टॉपिक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ही पीएच कहते हैं। इसको भी हम क्लास 10th के अंदर ही इससे दूसरे चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, दैट विल बी द एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये दोनों टॉपिक वहीं के हैं। और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पूछेगा तो ये कहेगा कि भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कोई एवरीडे लाइफ में यूज है, तो हम कहेंगे कि एक एंटी एसिड की तरह काम करता है। जिस तरीके से वायरस को रिमूव कराने के लिए एंटीवायरसेस का यूज किया जाता है आपके लैपटॉप्स में या मोबाइल्स में, ठीक उसी तरीके से अगर एक्सेस एसिड रिलीज हो गया तो उस एसिड को रिमूव कराने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एंट एसिड की जरूरत पड़ती है, यानी कि बेसिस की जरूरत पड़ती है। बेसिस को हम एंट एसिड कहते हैं। अगर इससे क्वेश्चन बनेगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है उसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द कॉमन नेम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके दो चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले एंट एसिड है, तो एंट एसिड का मतलब ये हो गया कि अगर एसिडिटी हो गई तो उस इनडाइजेशन की स्थिति को क्योर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर लेते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि इनो वगैरह या कुछ और गैस्ट्रिक वगैरह
जैसे टैबलेट्स वगैरह का यूज करना, तो उस सब के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अदर बेस पाया जा सकता है। कॉमनली यूज्ड बेस दैट विल बी द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यूज्ड एज अ एंट एसिड। क्लियर है? तो ज्यादा जब एसिडिटी वगैरह हो जाएगी तो उस दौरान इसका यूज किया जाएगा। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि धरती पर दो किस्म के लोगों ने अवतार लिए हैं। पहले वो व्यक्ति होते हैं जो केवल और केवल जीने के लिए खाते, यानी कि उतना खाना जितना जी जाए, काम कर लें रोजमर्रा की जिंदगी। और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल खाने के लिए ही जीते हैं। आपको याद आ रहा होगा किसी का नाम, कोई बात नहीं, लीजिएगा नहीं तो ठीक है। तो यहां पर हम इतना सारी की सारी चीजें इस एक्टिविटी के बेस पर जान सकते हैं, इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन अगर बना बोर्ड के लिए तो क्वेश्चन क्या बनेगा? अ सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स, silvery white metal X burned in air to form a compound Y. When the compound Y is treated with water, then it forms a compound Z. First part, identify X, Y and Z. तो X क्या हो गया? मैग्नीशियम, सिल्वरी व्हाइट मेटल, यही सब। बर्न करने पर कंपाउंड Y बना, तो ये हो गया Y। और जब ये Y ट्रीट किया गया वाटर के साथ, देयर इट फॉर्म्स अ कंपाउंड Z। तो कंपाउंड Z क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या पूछा जा सकता है? स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्टेट द नेचर ऑफ द कंपाउंड Z। तो आप कहेंगे बेसिक नेचर। फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द कंपाउंड Z। तो आपका फोर्थ पार्ट का आंसर होगा 8 to 14। और ज्यादा फिफ्थ पार्ट का आंसर अगर आपसे पूछा जाए, गिव एनी वन डोमेस्टिक यूज ऑफ द कंपाउंड Z, तो आप कहेंगे इट इज यूज्ड एज एन एंट एसिड टू क्योर इंडाइजेशन। क्लियर है? और इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा भाई कुछ नहीं होगा। तेरे को मिल जाए तो ढूंढ लियो। तो इससे ज्यादा मैग्नीशियम रेवन की एक्टिविटी पर क्वेश्चन बनने की कोई भी संभावना नहीं है, चाहे आप एनसीईआरटी में देखें, एनसीईआरटी में तो खैर ही नहीं, और इसके अलावा जो मन करे प्रेमचंद, तुलसीचंद, महेश चंद, जितने भी चंद हो, उन सब के अंदर ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो यहां तक के लिए इस एक्टिविटी में पर्याप्त रहेगा। अब दूसरी एक्टिविटी की तरफ, दूसरी एक्टिविटी के लिए हमने पहले डिस्कस कर चुके थे। दूसरी एक्टिविटी है दैट विल बी द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले शब्द का अर्थ देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को यदि आप समझ पाए तो मैं शब्द से, जैसे पहले भी मैंने आपको वीडियोस दी थी, तो मैंने बोला कि शब्द को अगर समझ रहे हैं तो हमें साइंस समझने में आसानी रहेगी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। करेक्ट? क्या होती है पढ़ेंगे फिजिक्स में। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। अब टर्म को देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि बिजली की सहायता से पानी का टूटना। ब्रेकडाउन का मतलब ब्रेकडाउन, टूटना। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर भी हम इस एक्टिविटी का नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने जाना था कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का स्मॉलर इंडिविजुअल्स में ब्रेकडाउन हो जाना, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर भी यही होगा कि बिजली की सहायता से अगर पानी टूट जाए तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पानी कैसे टूट रहा है। तो आपको ये बीकर दिख रहा है, इस बीकर के अंदर ये प्लास्टिक का है ताकि इंसुलेशन बना रहे, कंडक्टिंग नहीं हो, यानी कि किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी इससे पास आउट नहीं हो। ये प्लास्टिक का ले सकते हैं, मैं आपको मेंशन कर ही दे रहा हूं। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है तो ग्रेफाइट रॉड है, दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाइट इज, सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं। इन टेस्ट ट्यूब्स को हम कुछ इतने हद तक डिबो के रखेंगे ताकि ये पानी के अंदर लगभग कंप्लीटली इमर्स्ड हो, पूरे तरीके से डूबे रहें। ऐसा क्यों है अभी डिस्कस करेंगे सबके बारे में। और ये यहाँ पर जो दो टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं, मैंने मेंशन कर रखा है, जो दो टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं, और ये दोनों के दोनों जो टेस्ट ट्यूब हैं उसके अंदर पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ पर दे रखा है वाटर, दो वायर दे रखे हैं, टर्मिनल दे रखे हैं, जैसे आप कह सकते हैं कैनोड है, कैथोड है, किस पर प्लस है किस पर माइनस है,
ये अभी मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता। और 8 V वोल्ट की बैटरी दे रखी है, यहाँ से स्विच दे रखा है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि करंट को पास किया भी जा सके और रोका भी जा सके। सबसे पहला सवाल कि वाटर के अंदर डाइल्यूट एसिड क्यों डाला गया है। डाइल्यूट थोड़े से कमजोर एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, वीक होते हैं क्योंकि उनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन इतना गुड नहीं है जितने हम एक्सपेक्ट कर सकें। तो इसके अंदर हम किसी प्रकार के आयन डाल रहे हैं, चाहे वो एसिड के आयन हो या बेस के आयन हो या कोई भी सॉल्ट डाल रहे हैं जिसकी सहायता से वाटर के अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो यहां तक की चीजें क्लियर है आप सभी को। ये जो हिस्सा है वीडियो का, अंतिम हिस्सा है 5 से 7 मिनट का, ये बाद में शूट किया गया है कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से। बहरहाल टॉपिक वही है, चीजें भी वही है। वीडियो को एज कंटिन्यू करते हैं जो हमने पीछे से देखते हुए आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान जब ये टेस्ट ट्यूब रखे गए और कैथोड और एनोड टर्मिनल से ग्रेफाइट रॉड के थ्रू V वोल्ट की बैटरी से कनेक्शन दे दिया। अब इस कनेक्शन देने के दौरान जाहिर सी बात है इसके अंदर 2 टर्मिनल हैं तो दोनों ही अपोजिट टर्मिनल रहे होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव रहा होगा और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा जो एनोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होगा इस साइड के अंदर, और जो कैथोड है दैट विल बी द नेगेटिव टर्मिनल। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चला, वही आपको तो आता है इसलिए आपको पता लग गया, हमें कैसे पता चले। तो हमें दूसरे तरीके से पता चल सकता है। अब ये तो हम जानते हैं कि ये पानी है और पानी के अंदर 2 चीजें होंगी, एक तो हाइड्रोजन होगा दूसरा ऑक्सीजन होगा, क्लियर है। और हम ये भी जानते हैं क्लास 9 के अंदर पढ़ के आए हैं हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है, क्लियर है। और हम ये भी पढ़कर आए हैं जो पॉजिटिव है उन्हें हम कहते हैं कैटाइन और जो नेगेटिव है उन्हें हम कहेंगे एनाइन। इसका मतलब है कैटाइन और एनाइन से मिलकर एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन H2O के फॉर्म में हो चुकी है। दूसरी चीज हमें ये दिखाई दे रही होगी जो यहाँ पर रेशियो है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर उनके एलिमेंट्स का, दैट विल बी द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट विल बी 2:1, यानी कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। अब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से तो नहीं मिलेगा क्योंकि दुनिया जानती है कि लाइक हमेशा रिपेल करते हैं और लाइक अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव में जाकर मिलेगा और नेगेटिव पॉजिटिव में जाकर मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया जिस टर्मिनल पर हाइड्रोजन चुपके ये निश्चित है वो नेगेटिव ही होगा, और जिस टर्मिनल पर नेगेटिव चुपके वो जाहिर सी बात है एनोड ही होगा, क्लियर है। तो एनोड इस तरीके से पॉजिटिव हो गया क्योंकि इस पर नेगेटिव आयन चिपक रहा है, और कैथोड इस तरीके से नेगेटिव हो गया क्योंकि इस पर हाइड्रोजन आयन चिपक रहा है जिसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव का चार्ज रहा होगा, क्लियर है। और इस बात को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई भी मेटल या मेटेलिक प्रॉपर्टी रखने वाला कोई भी एलिमेंट है वो हमेशा कैथोड पर ही चिपकता है। क्लास आगे भी जब पढ़ेंगे 11th में 12th में तो आपको बहुत बड़ी मदद करेगा। कोई भी मेटल होगा वो हमेशा कैथोड पर चिपकेगा, क्लियर है। इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है, भरा हुआ है, इसको भी समझते हैं कि पानी कैसे रखा हुआ है। अब जब इस पूरे सिस्टम को सस्टेन कर देंगे, छोड़ देंगे कुछ मिनट्स के लिए और लौट कर आएंगे तो देखेंगे इन दोनों के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बबल्स बनना, अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और पानी कम हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। सवाल ये कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी क्यों रखा गया? तो टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी इसलिए ही रखा गया ताकि ये देख सकें कि इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और बबल्स बनने का मतलब ये है कि इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स है या नहीं है। तो ये बबल्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि इनके अंदर क्या है? गैसेस हैं, और जब ये गैसेस हैं तो बबल्स के फॉर्म में एलिमिनेट होना इस टेस्ट ट्यूब के अंदर शुरू हो गई होंगी और पानी की मात्रा टेस्ट ट्यूब के अंदर कम हो गई होगी। पानी कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है जो वो पानी था, वाटर था, वो टूटने लग गया, डिकम्पोज होने लग गया, ब्रेक डाउन होने लग गया और बबल्स के फॉर्म में निकलना शुरू कर गया।
अब यहां पर एक बात जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो ये करेंगे कि पानी तो दोनों टेस्ट ट्यूब में कम होगा, लेकिन जो कैथोड है उस कैथोड टर्मिनल पर, यानी कि जो कि नेगेटिव है, उसके अंदर जो बबल्स हैं वो एनोड टर्मिनल के कंपैरेटिवली ज्यादा अपीयर हो रहे होंगे। और ज्यादा अपीयर होने से ये पता लग गया कि कैथोड पर हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ज्यादा के आधार पर, क्योंकि हम देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डबल है। तो डबल अमाउंट होने की वजह से, ज्यादा गैस होने की वजह से बबल्स ज्यादा अपीयर हो गए। तो ज्यादा बबल से ये रिप्रेजेंट हो गया कि कैथोड पर हाइड्रोजन आयन का डिटेक्शन हो रहा होगा, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन का, एनोड पर किसका हो रहा होगा, ऑक्सीजन आयन का डिटेक्शन हो रहा होगा। तो यहां से हम इन टेस्ट ट्यूब्स की सहायता से ये जान पाएंगे कि कौन सी गैस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डबल अमाउंट में कलेक्ट हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर एक मॉलिक्यूल है, और जिस वाटर के मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम है, जो कि 2:1 के बेसिस पर लाई करता है। तो ऑब्वियसली बात होगी, जो डबल अमाउंट गैस कलेक्ट होगी किस टर्मिनल पर, कैथोड पर, दैट विल बी हाइड्रोजन। क्लियर है? तो हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में क्लियर होगी। इससे एनसीईआरटी पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान गैस अमाउंट जो कलेक्ट होती है, कौन सी गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट होगी और ऐसा क्यों होगा। तो डबल अमाउंट में हाइड्रोजन होगी, और ऐसा इसलिए हो रहा होगा बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि H2O कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों एक्टिविटी एकदम बेहद शानदार तरीके से समझ में आ गई होंगी। इससे ज्यादा इसमें समझने के लिए पूरे YouTube से लेकर और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दें लेटेस्ट वीडियोस के अपडेशन के लिए। थैंक यू।